हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय श्री राम। मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए यूट्यूब पर एक नई क्लास लेकर। इसमें मैं आपको मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा होगा, फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पिंड की गति। तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा और खूब धुआं कर देंगे इस चैप्टर का। आपको खूब अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, पूरे कंसेप्ट ट्रिक्स जो भी होगा मैं आपको यहाँ सभी प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी तक इसे कंसेप्ट मिल सके, ठीक है ना। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि आपको मैं आज इसके बाद ये तो अभी आपका मोशन चैप्टर चलेगा एंड देन इसके बाद लॉ ऑफ मोशन मैं आपको पढ़ाऊँगा, लॉज ऑफ मोशन। तो अभी मोशन ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको समराइज कर देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जो गति के घटक होते हैं, ठीक है ना, तो वो पढ़ाऊँगा आपको, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। वो पढ़ाने के बाद फिर आपका आ जाएगा ग्राफ आता है। ग्राफ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बिल्कुल धुआं करा दूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। एंड देन फिर आपको पढ़ाऊँगा गुरुत्व के अंतर्गत गति, ठीक है ना, मोशन अंडर द ग्रेविटी। वो भी बहुत अच्छा आपका चैप्टर है, वो आपका फुल्ली ट्रिक्स पे है ज़्यादातर, तो वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। और एंड देन आपका लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा और आप इंट्रोडक्शन क्लास भी देख सकते हैं, मैंने बता दिया है क्रम क्या रहेगा, उसी क्रम के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैंने मैथमेटिक्स का भी मोड इन एक्टिविटी ख़त्म कर दी है और ये आपका आज मोशन चलेगा 2 दिन में। ये दो तीन दिन में आपका मोशन ख़त्म करवा दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है ना, कंसेप्ट दे के। एग्जाम्पल्स में आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको बाद में कराऊंगा, अच्छे से PDF वगैरह बना के आपको करवा दूंगा बढ़िया करके, ठीक है। और इसमें तो केवल इतना ही रहेगा कि आप मोशन पढ़ें एंड देन फिर आपके लिए नाउन भी मैंने एक क्लास डाली है, तो वो भी मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। नाउन 3 लेक्चर और चाहिए कम से कम, 3 लेक्चर के बाद आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जिसके लिए आए हैं हम उसमें दम लगाते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे मोशन, ठीक है ना। अब मोशन है क्या सर, गति है क्या सर? गति होती है जब कोई पिंड या बॉडी या वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है। जैसे मैं अपनी स्थिति को बदल रहा हूँ समय के सापेक्ष, तो मैं मोशन में हूँ, ठीक है ना। आप अभी मुझे देख रहे हो, आप बैठ के देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप रेस्ट में हो मेरे सापेक्ष। अगर मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी रेस्ट में हूँ आपके सापेक्ष। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो आपके सापेक्ष मैं मोशन में हूँ, ठीक है ना। अगर आप चल रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप मोशन में हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। और जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं बढ़िया, आपको ऐसे समझ में आए। जैसे ट्रेन में कोई 2 बंदे जा रहे हैं और एक कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन अभी भी मूविंग पोजीशन में है, ठीक है ना, चल रही है अभी भी। तो क्या होगा, जो बाहर बंदा खड़ा है उसके सापेक्ष तो वो दोनों उस मोशन में होंगे। क्यों मोशन में होंगे? क्योंकि जो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र उसका है रेलगाड़ी उसके सापेक्ष मोशन में है, इसलिए वो उसके जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके सापेक्ष जो ट्रेन में बैठे हैं वो मोशन में है। अब जो ट्रेन में 2 बंदे बैठे हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में नहीं है, क्योंकि जैसे 2 बंदे बैठे हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, कुछ भी है, तो वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में नहीं है, बल्कि जो प्लेटफॉर्म पर बाहर व्यक्ति खड़े हैं उसके सापेक्ष में वो मोशन में है, जितने भी रेलगाड़ी में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका निर्देश तंत्र है वो मोशन में है, रेलगाड़ी मोशन में है, ठीक है ना, ट्रेन मोशन में है। जब निर्देश तंत्र उसका मोशन में होगा तो उन्हें भी मोशन में कहा जाएगा। लेकिन जो उनके अंदर स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, मैंने आपको क्लियर करा दिया।
और यदि कोई बॉडी समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदले, जैसे मेरा समय बढ़ता जा रहा है और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, स्थिति नहीं बदल रहा हूँ, तो मैं विराम अवस्था में हूँ। ठीक है ना, विराम अवस्था कहते हैं, रेस्ट पोजीशन में हूँ मैं भी। और मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अभी मूविंग पोजीशन में आ गया हूँ, मोशन में आ गया हूँ। ठीक है ना, तो आपको लिखा देते हैं, नंबर 1 लिखिए आप, मोशन। गति, यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष, यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष निश्चित निर्देश तंत्र से अपनी स्थिति को बदलता है, तो वह बॉडी, पिंड कह सकते हैं, मोशन में होगी, मोशन में होगी, गति में होगी। ठीक है ना, गति अवस्था में होगी। यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी निश्चित निर्देशांक तंत्र, निश्चित निर्देश तंत्र का मतलब क्या है, जिसमें भी वो, जैसे कोई ट्रेन में बैठा है, टेम्पू में बैठा है, बाइक पर बैठा है, वो उसका निर्देश तंत्र हुआ, उसके सापेक्ष अगर अपनी स्थिति को बदल रहा है तो वो किस में है, मोशन में है। अब यही आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जिस निश्चित निर्देश तंत्र में वो है, बैठा है, खड़ा है, कुछ भी है, नहीं बदलता है अपनी स्थिति को, तो वो विराम में है। ठीक है, लिख लो यार इसे भी। यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष निश्चित निर्देश तंत्र से अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, तो वह पिंड या बॉडी मोशन में होगी। आई एम सो सॉरी, मोशन नहीं, रेस्ट में होगी, क्योंकि अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, जैसा है वैसा ही अड़ग है, तो रेस्ट में होगी बॉडी। समझ पा रहे हो? ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि मोशन कब होगा, रेस्ट कब होगा। अब हम आपको बताते हैं गति के घटक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं गति के घटक।
गति के घटक नंबर 1 पे तो आपका ले लेते हैं बहुत ज़्यादा फेमस, दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे दूरी व विस्थापन है क्या, देखो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है, इन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि दूरी आपकी अदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो लिख दो, हम आपको पूरा और वो नहीं लिखाएंगे, हम आपको शॉर्ट में नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा दूरी, हाँ हम आपको बोल देंगे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट हम आपको ऐसे लिखाएंगे। दूरी क्या है, दूरी आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर है, और ये आपकी सदिश है, वेक्टर है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूरी आपकी विस्थापन आपका पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जितना भी जो पथ होता है आपका, पाथ होता है, उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसे तो हम कहते हैं दूरी, ठीक है ना। और जबकि फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इसका मतलब इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। लिख लो, फिर एग्जाम्पल से आपको चित्र द्वारा क्लियर करा देंगे डायग्राम से। दूरी क्या है, पथ, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल पथ की लंबाई, ठीक है ना। और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, बीच की दूरी होता है विस्थापन, ठीक है ना। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि पथ की लंबाई को, द लेंथ ऑफ पाथ होती है डिस्टेंस, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं हम। सर्कल ले लीजिए, ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये केंद्र है, सेंटर। तो हमें आप बताइए ए से बी में दूरी व विस्थापन, और दूसरा बताइए, नीचे बता दीजिए, या इधर ही ले लो यार, ए से ए तक, पहले ए से बी तक दूरी व विस्थापन, फिर ए से ए तक पूरा एक चक्कर में दूरी व विस्थापन। तो मैंने आपको बता दिया था कि दूरी कुल पथ की लंबाई, इसकी परिधि क्या होती है, पैरामीटर होती है 2πr। अब वो आधी दूरी पूछ रहा है, आधी पैरामीटर पूछ रहा है, तो क्या होगा πr। दूरी तो आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी πr, ए से बी तक। लेकिन विस्थापन आपका क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी, इनिशियल एंड फाइनल के बीच की दूरी क्या होती है, ये रेडियस r है, तो ये हो जाएगी 2r।
ठीक है ना, या व्यास कह सकते हैं। ठीक है, अब ए से ए तक के बीच की दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा, दूरी व विस्थापन पूरा एक चक्कर हो जाएगा, और परिधि पूरी चक्कर बराबर होती है, परिधि क्या होती है 2πr, तो दूरी हो जाएगी 2πr। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसका आप उतार लीजिए, फिर हम आपको एक और मतलब देते हैं कंसेप्ट आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आ गए नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें बी आपके हो गए थे, इसमें आएगा सी। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो 3 आपके इसी प्रकार की प्रॉपर्टी दे रखी होंगी, 3 सही होंगी, एक गलत होगा, तो वो आपको चूज करना है। ठीक है ना, तीसरा आपका जैसे क्या है, दूरी और विस्थापन। दूरी पथ फलन है, विस्थापन अवस्था फलन है। ठीक है ना, दूरी पथ फलन है, दूरी पथ फलन है, पाथ फंक्शन, और विस्थापन अवस्था फलन है, विस्थापन अवस्था फलन है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिए, दूरी दूरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू विस्थापन। डिस्टेंस आपकी विस्थापन से बड़ी व बराबर होती है। ठीक है, बराबर कब होगी, जब कोई पिंड या बॉडी सरल रेखा में गति कर रही है, एक रेखा में गति कर रही है, तो उसका विस्थापन और दूरी बराबर होगी। ठीक है ना, और कोई भी गति कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो आपकी होगी दूरी बड़ी ऑलवेज। ये आपका बिल्कुल सही कंसेप्ट है। अब आपको एक ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा, विस्थापन इज ग्रेटर देन दूरी। ठीक है ना, तो इसमें इज नॉट लगा दो। विस्थापन दूरी से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है जब सरल रेखा में गति हो रही हो। ठीक है, ई क्या है, ई आपका हो जाएगा, जैसे किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में दूरियां तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन एक ही होता है। लिखो, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी और विस्थापन इसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ये। ठीक है ना, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी और किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विस्थापन। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी तो आपकी इनफाइनाइट हो सकती है, जबकि विस्थापन एक ही होगा। एग्जाम्पल, जैसे ए बिंदु है, ये बी है, तो इनके बीच विस्थापन दूरियां निकालो। दूरी तो आपकी ये भी हो सकती है, दूरी आपकी ये भी हो सकती है, 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 इनफाइनाइट दूरी हो सकती है, लेकिन विस्थापन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होती है, तो वो एक ही होगा विस्थापन। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मतलब आप लिख लीजिएगा, मैं इसी में हूँ अभी। न थके हैं कदम मेरे, न अभी हिम्मत हारी है। न थके हैं कदम मेरे, न अभी हिम्मत हारी है। जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला है, कि जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला है। तभी तो अभी सफ़र चालू है, तभी तो अभी सफ़र चालू है। ठीक है ना, तो इन सब के बाद
नेक्स्ट पॉइंट पे आप चलते हैं, जी पॉइंट था शायद आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूरी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जीरो, तीनों हो सकता है विस्थापन। इसी का आप चिंता मत करो, कॉपी पेस्ट हम आपका वेलोसिटी एंड उसमें मारेंगे वेग और विस्थापन में, ठीक है ना, वेलोसिटी और उसमें विस्थापन में, सॉरी चाल में, ठीक है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी में बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि आप यहाँ समझ रहे हैं तो, ठीक है ना। अब देखो दूरी आप लिख लीजिएगा, दूरी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्या बड़ी बात, सिंपल है सर, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये आपका हो गया। अब हम आपको बताएंगे गति के घटक में दूसरी आपकी हेडिंग आएगी चाल व वेग, वेलोसिटी व स्पीड, ठीक है ना। तो वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, तब तक आप ये उतारिए। तो हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा चाल व वेग, ठीक है ना, जिसे कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, इसमें मैं आपको पूरा कॉपी पेस्ट बताऊंगा जो कि मैंने आपको दूरी व विस्थापन में पढ़ाया, लेकिन कुछ इसकी बेसिक नॉलेज दे देता हूं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आती है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या कैसे होता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में नहीं आता है वो, लेकिन आप देख सकते हो। जैसे चाल और वेग के प्रकार बता देते हैं, जैसे एक समान वेग है, जैसे एक समान, पहले चाल ले लेते हैं, एक समान चाल है, दूसरा है असमान चाल, असमान चाल, देन आपका है एक समान वेग, फिर आएगा असमान वेग, ये कुछ नहीं है, आप मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, थोड़ा ये बेसिक नॉलेज है समझाने लायक, ठीक है ना। जैसे एक समान चाल क्या होती है, कोई भी बॉडी समान समय में समान दूरी तय करे तो वो एक समान चाल है। जैसे कोई एक घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉडी चल रही है, चाल है, तो अगले घंटे भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो एक समान चाल होगी, ठीक है ना। असमान चाल क्या होती है, जैसे कोई एक घंटे में 50 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है, अगले घंटे में 48 रह जाए, 47 रह जाए, या 52 हो जाए, या 55 हो जाए, तो ये होती है असमान चाल, ठीक है। समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल, और समय के साथ दूरी समान तय ना कर पाए, समान दूरी ना तय कर पाए तो वो तो होती है असमान चाल। एक समान वेग क्या होता है, समान समय में समान परिमाण के साथ सेम डायरेक्शन में गति करे, दिशा और परिमाण समान एक ही हो और समय के साथ ऐसी हो रही हो तो उसे कहते हैं एक समान वेग। और असमान वेग क्या होता है, समय के साथ या तो परिमाण कम हो या ज़्यादा हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं जिसे अंकित मान, या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो असमान वेग होगा, ठीक है ना। ये आप बेसिक नॉलेज है मैंने आपको दे दी है,
अब आपके इनकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, वो आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे ए है आपका, सबसे पहले राशि पे निर्भर करते हैं, हम आपको पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे दूरी लेते हैं, दूरी इधर लेते हैं विस्थापन, दूरी अदिश है, चाल अदिश है, और औसत चाल भी अदिश है। डिस्टेंस, स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। इसमें विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश है, और औसत वेग भी सदिश है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ये सदिश राशि हैं, ये अदिश राशि हैं। नंबर 2 क्वालिटी आपकी आ जाएगी कि मैंने आपको बताया था कि दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो चाल भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, औसत चाल भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और विस्थापन वेग और औसत वेग, इनमें सेम क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपकी 3 क्वालिटीज़ हैं। ये आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, दूरी, चाल, औसत चाल पॉजिटिव, विस्थापन, वेग, औसत वेग, ये 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और राशियाँ भी बता दी हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर अभी मतलब आप लिख लो, फिर मैं आपको और भी इसमें बताऊंगा। लिख लिया, ठीक है, चलते हैं। अब तीसरी आपकी आ जाए, यदि बॉडी अपनी उसी पोजीशन में वापस लौट कर आ जाए, यानी जिस बिंदु से चलना प्रारंभ हुई थी उसी बिंदु से वापस चलकर आ जाए, उसी बिंदु पर आ जाए, रुक जाए आगे, तो क्या होता है, विस्थापन आपका 0 हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए, जैसे बॉडी वापस उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से चलना प्रारंभ किया था। तो क्या होगा, विस्थापन तो आपका 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो वेग भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो वेग भी 0 हो गया। और जब वेग 0 हो गया तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। जबकि दूरी कभी भी 0 नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो दूरी तो इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही चाल भी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड औसत चाल भी इज नॉट इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। इसे लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताएंगे आपको। और
लिख लिया, ठीक। अब हम आपको बताएंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना। डी था शायद। जैसे दूरी की क्वालिटी होती है वैसे ही चाल की होगी, वैसे ही औसत चाल की होगी। इधर ले लीजिए विस्थापन, वेग और औसत वेग। जैसे इसकी क्वालिटीज़ होती हैं आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है दूरी, तो चाल और औसत चाल भी पॉजिटिव रहेगी। और विस्थापन आपका ऑलवेज जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वेग और औसत वेग भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया? ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे दूरी है आपकी, चाल और औसत चाल, विस्थापन, वेग और औसत वेग, डिस्टेंस स्पीड और एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। दूरी, चाल और औसत चाल, ये मैंने आपको बताया था कि दूरी दो बिंदुओं के बीच दूरी के इनफाइनाइट हल होते हैं, इनफाइनाइट दूरियां हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन एक ही होता है। तो विस्थापन, वेग और औसत वेग दो बिंदुओं के बीच एक ही होता है, जबकि दूरी, औसत चाल इनफाइनाइट हो सकती हैं। ये कब कंडीशन है? दो बिंदुओं के बीच। अब आप कहोगे सर आपने मुझे इसकी प्रॉपर्टीज तो बता दी बट इसका फॉर्मूला नहीं बताया। तो आपको हम फॉर्मूला ही बता देते हैं, आपकी सभी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। दूरी, विस्थापन पढ़ाई दिया, चाल और वेग आपको पढ़ाई दिया। अब आपके इसकी जो फॉर्मूला है वो बता देते हैं, कैसे यूज़ करना है आपको फॉर्मूला वो बता देते हैं। फिर आपका बचेगा त्वरण, वो बता देंगे। और फिर आपका ये वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ग्राफ में तो धुआं कर देंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा ग्राफ ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आपको हम इसकी अब बता देते हैं चाल और वेग है क्या। सभी ने सुना होगा ये फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और इधर पड़ा होगा विस्थापन बराबर वेग, सॉरी यार उल्टा लिख गया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। समय अंतराल भी कह सकते हैं। स्पीड बराबर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, समय अंतराल, ठीक है ना। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे। अब क्या है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, हम एक से समझाते हैं। जैसे वेग लिया मैंने, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पर पूछे वेग निकालिए तो आप ऑलवेज तात्क्षणिक वेग ही निकालेंगे। अगर पूछे औसत वेग निकाले तभी औसत वेग निकालना है। अगर वो कहे वेग निकालिए तो आप में विस्थापन दे रखा होगा, तो विस्थापन का आपका समय के सापेक्ष अवकलन कर दें, ठीक है ना, तो आपका वेग आ जाएगा।
डिफरेंट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, एस होता है विस्थापन। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें ये क्या प्राप्त होगा, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, सॉरी, ठीक, तात्क्षणिक वेग। और किसी टाइम टी पर ये होता है वेग। अगर आपसे कहा जाए हमें तो औसत वेग बताओ, तो कुल दूरी बटे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सिंपली आपके ये दो फॉर्मूले हो गए। अगर आपसे कहा जाए ओनली वेलोसिटी निकालो तो आप ऑलवेज तात्क्षणिक वेग निकालेंगे, और औसत वेग कहा जाए तब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका चाल हो जाएगी, सेम है बिल्कुल। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कंडीशंस भी हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता देते हैं, फिर आपको मैं त्वरण बताऊंगा, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन। अब जैसे वो कहे दो समान दूरियों को अलग अलग वेग से तय करता है, जैसे A से B तक, B से C तक, A से B तक, B से C तक, ये और ये इक्वल है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है ना। दोनों दूरियां बराबर हैं और इन्हें अलग अलग वेग से तय करता है कोई बॉडी, B1 से ये B2 से। तो इसकी औसत वेग क्या होगी, जस्ट अ मिनट, ओके। जैसे अलग अलग वेग से तय करता है तो उसका क्या औसत वेग क्या होगा, तो उसका B एवरेज बराबर P1 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना, और ये ऐसे भी आ सकता है। ओहो, कोई दिक्कत नहीं यार, कॉल आ रही थी, ठीक है ना। तो ऐसा है, अगर दो समान दूरियों को अलग अलग वेग से करता है तो 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। अब ऐसे ये भी ऐसे कह सकता है कि जैसे A से B तक चला, फिर B से A पर आ गया, A से B तक चला, फिर B से A तक आ गया, तब भी क्या रहेगा, समान दूरियां हैं, ये भी x है तो लौट के आएगा तब भी x होगा। ये B1 वेग से तय करता है, ये B2 वेग से तय करता है, तो क्या करना है, तब भी 2B1 B2 अपन B1 प्लस B2 होगा, तब भी तो दूरियां समान होगी ना। अब कहे तीन समान दूरियां हैं, उन्हें अलग अलग वेग से तय करता है, तो क्या कुछ नहीं होगा, केवल आपका ये हो जाएगा 3B1 B2 B3 अपॉन B1 B2 प्लस B2 B3 प्लस B3 B1, सिंपली, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दो समान समय में समान दूरियों को अलग अलग वेग से तय करता है, सॉरी ये तो अभी बता दिया था, समान समय में, यार लिख के ही काम चलेगा। जैसे ये है x, ये है b, ये है a, ये है c, ठीक है ना। दो समान दूरियों को, ये भी x है, ये भी x है, दो समान दूरियों को अलग अलग समय में तय करता है। मान लो ये t1 समय में आ जाता है a से b पर, t2 समय में आ जाता है b से c पर, ठीक है ना। तो ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, आई एम सो सॉरी। ये कहेगा कि टाइम आपका इक्वल है, जैसे t1
टाइम में ए से बी पे पहुंचता है v1 वेग से, और t2 टाइम में b से c पे पहुंचता है v2 वेग से। तो क्या होगा, b एवरेज क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, v1 प्लस v2/2। नॉर्मली ये सभी जानते हैं। आपका मैंने बेसिक सभी क्लियर कर दिया है, आपको दूरी विस्थापन बता दिया है, चाल और वेग उसकी सभी प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूला और ये बेसिक कंसेप्ट भी बता दिए हैं 2-3। और उसके बाद आपका बचा है त्वरण एक्सीलरेशन, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपका कल से या नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी वो आपकी ग्राफ की आएगी, ठीक है ना। मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। त्वरण एक्सेलरेशन, ओहो ओके। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर dv/dt, यानी कि वेग का, ये वेग है और ये आपकी सदिश राशि है, त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो आपका तात्क्षणिक वेग आ जाता है। अगर आपसे कहे ए एवरेज निकालो तो डेल v अपॉन डेल टी, इसका मतलब b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। अब वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन आपका 3 रूप में होता है, केवल परिमाण में चेंज हो, या केवल आपका दिशा में चेंज हो, या परिमाण दिशा दोनों में चेंज हो। जैसे आपकी मोशन अंडर द ग्रेविटी हो, गुरुत्व के अंतर्गत गति हो, तो केवल उसके परिमाण में चेंज होता है, ठीक है ना। और अगर आपकी सर्कुलर मोशन हो, उसमें परिमाण के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है ना। और प्रक्षेप गति आपने देखी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे गुरुत्व के अंतर्गत गति है तो उसका तो केवल परिमाण चेंज होगा, ठीक है ना। अगर वृत्ताकार गति है तो परिमाण के साथ साथ देखो दिशा भी चेंज हो रही है। अगर आपकी प्रक्षेप गति है तो परिमाण भी चेंज होगा, दिशा भी चेंज होगी। तो वेग परिवर्तन 3 रूप से होता है मिनिमम, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको हम बताएंगे कि एक तो होता है घटता हुआ त्वरण। तो जो घटता हुआ वेग होता है उसे मंदन नहीं कहते हैं, बल्कि नेगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं। जो माइनस का वेग होता है, नेगेटिव वेग होता है, उसे मंदन कहते हैं। और जो मतलब कि घटता हुआ त्वरण होता है उसे मंदन नहीं कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ एक आपका लास्ट फॉर्मूला है, वो बताने के बाद आज की क्लास आपकी फिनिश करेंगे। जैसे आपका वेग दिया है, विस्थापन नहीं कह सकते। जैसे आपका वेग दिया है तो आप त्वरण कैसे पता करोगे, या विस्थापन दिया है तो वेग, वो आपको सभी बता देते हैं। यदि विस्थापन दिया है, ठीक है, और वेग दिया है या त्वरण दिया है, डिस्प्लेसमेंट दी है, वेलोसिटी दी है या एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है ना। यदि डिस्प्लेसमेंट दी है और आपको वेग निकालना है तो इसका अवकलन कर दो, और वेग दिया है तो त्वरण निकालना है तो भी अवकलन कर दो, और विस्थापन से त्वरण निकालना है तो 2 बार अवकलन कर दो, एक बार ये एक बार ये, ठीक है। और त्वरण दिया है, वेग निकालना है तो समाकलन कर दो, और वेग दिया है, विस्थापन निकालना है तो भी समाकलन कर दो, और त्वरण दिया है, विस्थापन निकालना है तो 2 बार समाकलन कर दो, एक बार वेग आएगा फिर विस्थापन आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। केवल आप पढ़ते रहें और पूरी दम झोंक दें, पूरी दम के साथ पढ़ें, ठीक है ना। और 2 लाइन्स कि
सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। ठीक है ना। इन्हीं दो मोटिवेशन लाइन के साथ आप भी पढ़ते रहिए, हम आपको अच्छी से अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ देते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना, ताकि सभी बच्चों को ये हमारा कंसेप्ट मिल सके। हम यहाँ अच्छा जो कंसेप्ट प्रोवाइड कराते हैं वो सभी बच्चों को मिल सके। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसका आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें आपको मैं ग्राफ पढ़ाऊँगा, बिल्कुल धुआं कर देंगे ग्राफ। ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।